राज्य को पुनः स्थापित करने के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर 3 मुख्य प्रतिमान की बात कही गई है और इस 3 प्रतिमान को मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 के अंतर्गत भट्टाचार्य अलग अलग करके देखते हैं। मार्क 1 प्रतिमान निम्न राज्य को दर्शाता है, मार्क 2 श्रेष्ठ या उच्च राज्य को दर्शाता है, वहीं मार्क 3 न्यून राज्य की बात करता है। मार्क 1 में जो बातें कही गई है यह निम्न राज्य के संदर्भ में कही गई है और वह दौर था उदारवादी विचारधारा का दौर, 1869 से 1930 तक का दौर, जहाँ की औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति की बात थी और राज्य के हस्तक्षेपी सिद्धांत लेसेस फेयर थ्योरी को अपनाया गया था। राज्य की भूमिका को नकार दिया गया था और यह दौर 1930 तक चला और इस दौर में मार्क्सवादियों ने भी निम्न राज्य या न्यून राज्य की अवधारणा को तब तक के लिए अपनाया जब तक कि उनका श्रमजीवी वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित नहीं हो जाता। उन्होंने भी न्यूनतम राज्य को तब तक के लिए एक तरह से अंतरिम कानून व्यवस्था बनाए रखने तक के लिए वह उसे स्वीकृति प्रदान किया गया था उसके द्वारा। मार्क 2 प्रतिमान के अंतर्गत श्रेष्ठ या उच्च राज्य का सिद्धांत की बात की गई है। मार्क 1 जहां निम्न राज्य को दर्शाता है, वहीं मार्क 2 उच्च राज्य को दर्शाता है, श्रेष्ठ राज्य के प्रतिमान को दर्शाता है और यह सिद्धांत 1930 से 1970 के दशक तक चली और इसमें राज्य को ही बुनियादी आधारभूत कार्य के लिए आवश्यक समझा जाता है और जो कम महत्वपूर्ण कार्य है उसे निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाता था। वहीं यह देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध जैसी स्थिति लगी, तो ऐसे में पुनः एक बार राज्य की ओर सबों का ध्यान गया और मार्क 2 के बाद मार्क 3 इसे हस्तांतरित किया गया मार्क 3 द्वारा और मार्क 3 एक तरह से 1970 के बाद 1980 और 1990 का वह दौर जब भूमंडलीकरण धीरे धीरे अपनी गतिशील अवस्था में आ रही थी। नवोदारवाद का वह दौर राज्य के हस्तक्षेप की बात तो करता है पर राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। इस दौर में देखा गया कि पूर्वी यूरोप के कई देश जो कि राज्यवाद के सिद्धांत के आधार पर चल रहे थे वे टूट गए और उनका विघटन एक तरह से न्यूनतम राज्य के सिद्धांत को नवोदारवादी परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुई, क्योंकि एक ओर अमेरिका में रीगन और तो दूसरी ओर इंग्लैंड में थेचर, दोनों अपने अपने देश में नवोदारवादी व्यवस्था को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। वहीं उसी पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप में आर्थिक समृद्धि आ रही थी, तो दूसरी ओर राज्य प्रायोजित व्यवस्था पूर्वी यूरोप के कई साम्यवादी देशों में विशेषकर सोवियत संघ का टूटना कहीं न कहीं लोगों की असंतोष जैसी स्थिति यह दर्शाने के लिए काफी थी कि नवोदारवादी व्यवस्था को अपनाया जाए, राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात की जाए, राज्य रहे लेकिन न्यूनतम रूप से रहे और राज्य बुनियादी जो आधारभूत कार्य है यहीं तक वे अपने आप को सीमित करके रखे, जैसे कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना या सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर कमजोर वर्ग की सुरक्षा के मद्देनजर आज तक में इसने राज्य की भूमिका को सीमित करके देखा गया। मार्क 3 प्रतिमान की बात करें तो यह विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थान प्राप्त हुआ है और यह वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में बनाया गया यह प्रतिमान है और इस स्तर पर कहीं न कहीं विकास के प्रतिमान गढ़े जाते हैं तो एक स्तर पर ह्रास का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी भी परिस्थिति आई जब लगता है कि राज्य को समर्थन देने वाली विचारधारा का ही अंत हो गया और राजनीतिक विश्लेषण के सभी स्वरूप खत्म होने लगे और जिस बात के मद्देनजर राज्य की कल्पना की जाती है, राज्य के विकास की बात की जाती है, राज्य के सिद्धांत की बात की जाती है, वह सारा समाप्त होने लगता है और एक तरह से अभिसरण के सिद्धांत का अन्य रूप प्रभावी होता दिखता है। अभिसरण का सिद्धांत क्या होता है? तो अभिसरण का सिद्धांत के बारे में समझ लें कि कोई राष्ट्र जैसे जैसे
औद्योगिकीकरण के मानदंड को पूरे करता जाता है, वह प्रौद्योगिकी का मामला हो तो वहां पर वह बदलाव के रूप में दिखता है। और यह एक प्रकार का अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। यह 1960 के दशक में यह सिद्धांत लोकप्रिय हुआ था, अभिसरण का सिद्धांत। और इसे अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर थे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लार्क केर, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और मूलतः औद्योगिक राष्ट्र का संदर्भ दिया गया था कि कैसे कोई राष्ट्र औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण से ऊपर उठता है एक बदलाव के साथ। और आप देखते हैं कि सोवियत संघ के समर्थक, कई समर्थक ऐसे देश रहे जो कि प्रारंभ में कम्युनिस्ट थे, लेकिन वहां जब उनकी नीति लगा कि राज्य पोषित नीति असफल हो रही है और पूंजीवादी नीति की ओर वे अग्रसरित हुए। और इस तरह अब वियतनाम का भी उदाहरण देख सकते हैं। रूस और वियतनाम, जो कि प्रारंभ में तो विशुद्ध रूप से उसको कम्युनिस्ट देश के रूप में हम मानते हैं, और सख्त बाद में देखिए तो वही साम्यवादी नीति से दूर जाते दिखे और अर्थव्यवस्था को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूंजीवादी देशों जैसी बाजारवादी व्यवस्था को अपनाया। और राज्य नियंत्रित समाजवाद भी जो है यहाँ पर कहीं न कहीं छूटता हुआ टैक्स प्रतीत हुआ, जिसे आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव की अनुमति भी मिलती प्रतीत हुई। अभी शरण के सिद्धांत को कभी कभी कैचअप प्रभाव के रूप में देखा जाता है। कैचअप मतलब उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, उस ओर अग्रसरित होती है एक जब कोई नया सिद्धांत को अपनाया जाता है तो। और यही बाजारोन्मुख बातें पूर्वी यूरोप के साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में देखने को मिली भी। वहाँ पश्चिमी स्वतंत्रता को अधिक महत्व भी दिया जाने लगा। और जैसा कि इटवेल एवं राइट कहते हैं कि पश्चिमी व्यवस्था अधिक राज्यवादी और कल्याणोन्मुखी बनती भी दिखी। अगर हम यह कहें कि मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 के बाद क्या इसका एक कोई और मार्क 4 जैसा कोई प्रतिमान कभी आएगा या नहीं आएगा, या न्यून राज्य का सिद्धांत ही प्रचलित रहेगा, तो इस संदर्भ में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। और लेकिन बहुत से दृष्टिकोण के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि राज्य कहीं न कहीं पूर्व की तुलना में अब अधिक शक्तिशाली हो गया है। और आलोचनात्मक सिद्धांत जिसे फूको हेबरमास ने दिया था, राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता सिद्धांत जिसे पुलंतसाद स्कॉकपॉल ने दिया, तथा निर्भरता विरोधी एंटी डिपेंडेंसी लेखन बिल बहरन ने, तो उन लोगों ने कहा कि राज्य तथा उसके मार्क्स और नागरिक समाज के संबंधों के अध्ययन की दिशा में नए द्वार खोले हैं। आप ये समझ सकते हैं कि राज्य के स्वरूप में कई तरह के बदलाव हुए हैं और कई तरह के सिद्धांत अब काम करते हैं। सिर्फ सेना और पुलिस से ही आज राज्य नहीं बनता, बल्कि सांस्कृतिक कारक भी इसके लिए जिम्मेवार हो रहे हैं। बदलते जीवन शैली के साथ परस्पर निर्भरता इसके लिए जिम्मेवार हो रहे हैं। कई संगठन इसके लिए जिम्मेवार होते हैं, दबाव समूह का काम करते हैं। कोरोना काल में राज्य के स्वरूप को देखा गया कि राज्य अगर अपने हाथ में सब चीज नहीं लेती तो शायद और तबाही मचती। तो राज्य प्रायोजित बात को हम नकार नहीं सकते, यह भी सही है। आधुनिक राजनीति शास्त्री डेविड ईस्टन ने सैद्धांतिक स्तर पर उन 4 कारकों की बात कही है जिससे कि राज्य की पुनर्वापसी होती दिखती है। उन्होंने कहा है कि राज्य के चारों ओर डेविड ईस्टन की बातें आगत निर्गत मॉडल जानते होंगे, जहाँ की मांग उठती है, उसके बाद कानून बनता है और समाज में जाता है, पुनः उस पर तरह तरह की बातें होती है, पुनः नए मांग के साथ फिर कानून का निर्माण होता है। खैर, यहाँ पर इस पर्यावरण की बातें डेविड ईस्टन ने कही है कि राज्य के चारों ओर राजनीतिक सिद्धांत के विकास का महत्व दिखता है। यही कारण है कि राज्य की पुनः वापसी होती प्रतीत होती है। अस्थायित्व के लिए उत्कंठा, अर्थात राज्य अगर अस्थायित्व दृष्टि में रहेगा तो फिर
आम लोगों के लिए परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए आम जन हमेशा इसी चाहत में रहते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी शासनिक व्यवस्था अस्थायित्व लिए हो, और इस संदर्भ में भी राज्य का सशक्त होना, राज्य का मजबूत होना अनिवार्य हो जाता है। और बाजार द्वारा राज्य की संशोधन करने वाले शत्रु के रूप में पुनः खोज, बाजार ने राज्य को पुनः खोज निकाला है कि यदि हमारी कमजोरी होगी, हमारी कहीं हम कमजोर पड़ेंगे तो हमारी सहायता राज्य ही करेगी। और यदि कहीं सुरक्षा की, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक किसी भी तरह की उन्हें सुरक्षा की जरूरत है तो फिर राज्य ही देगी। ऐसे में राज्य को नकारा नहीं जा सकता और राज्य की पुनर्वापसी होती प्रतीत होती है, नए क्लेवर के साथ, नई शक्ति के साथ में। वहीं नीति शास्त्र का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए राज्य विश्लेषण अत्यंत ही सुगम बन जाता है, ऐसा हॉफमैन ने कहा है। इसलिए राज्य कहीं जा नहीं रही है, राज्य के संदर्भ में नए नए सिद्धांतों की स्थापना हो रही है। और यह भी देखते हैं कि व्यवस्था सिद्धांत एक राज्य केंद्रित सिद्धांत का रूप ले लिया है, जिसे राज्य को विश्लेषण के लिए निर्धारित एक अवयव के रूप में स्वीकार किया जाता है। आपने हंटिंगटन की बात सुनी होगी, सैमुअल हंटिंगटन का नाम सुना होगा। उन्होंने यद्यपि कि कहीं पर राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया है, परंतु यह भी कहा जाता है कि वे ही, हंटिंगटन ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य की पुनर्स्थापना की बात कही। उन्होंने कहा कि किस प्रकार देश में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, कई तरह के भेद के रूप में रहते हैं। सार्वजनिक संस्था हो तो वहां पर राज्य के कार्य और विशेषता समाज के एक विशाल भेद स्थापित करती है, और यही संस्था केंद्रीय मंच पर लाने की अनिवार्यता स्थापित करती है। हंटिंगटन कहते हैं केवल वहीं पर जहां पर के राजनीतिक संस्थात्मकवाद राजनीतिक सहभागिता पर जब हावी हो जाती है तो राजनीतिक हितों में एक राजनीतिक कार्य प्रणाली का उद्भव हो जाता है। राज्य को पुनः स्थापित करने के संदर्भ में ठेडा स्कॉपॉल ने पश्चिमी सामाजिक विज्ञान में 1970 के संदर्भ में जो परिवर्तन आया है उस पर अपना विचार प्रकट किया है। और वो कहती है कि राज्य अपनी स्वायत्तता कई एक कारण से प्राप्त करता है, जैसे राजनीतिक कारक इसके लिए एक महत्वपूर्ण है, और अंतर्राज्यीय व्यवस्था के संचालन में जो आवश्यकता होती है वह राज्य को पुनः स्थापित की है। और कानून और व्यवस्था के प्रति घरेलू जिम्मेवारी भी राज्य को पुनः स्थापित करती है। वो अपने नागरिकों के साथ दायित्व निर्वहन करे, नागरिकों की जिम्मेवारी ले, और यह एक महत्वपूर्ण कारक है राज्य के पुनः स्थापित होने का। इसके साथ साथ वे कहती हैं, 4 कारक वो कहती हैं, एक राजनीतिक कारक और अंतर्राज्यीय व्यवस्था के संचालन में आवश्यकता के लिए, तो दूसरा कानून एवं व्यवस्था के प्रति सी घरेलू जिम्मेवारी के लिए, तीसरा राजनीतिक व्यवस्थापकों के जो क्रियाकलाप होते हैं उस संदर्भ में देखते हैं, और चौथा संकट के काल में राज्य की भूमिका पुनः प्रासंगिक हो जाती है। आपने वर्तमान संदर्भ में भी देखा होगा कि किस तरह कोरोना काल में जब कोरोना फैल गया पूरे दुनिया भर में, तो राज्य अपने अपने देश में अपने अपने जरूरत, अपनी अपनी आवश्यकता, अपनी अपनी खतरे के मुताबिक लॉकडाउन को लगाया। इस संदर्भ में वे अपनी अपनी नीति प्रकट किया, और राज्य की भूमिका फिर एक बार देखी के लिए राज्य नहीं होती तो फिर मनमानेपन बढ़ता, और लोग अपने अधिकार के लिए, अपने इच्छा के लिए वो लॉकडाउन में शायद वे सहभागी होना पसंद नहीं करते, लेकिन राज्य ने कानून के निर्वहन के लिए या कहीं कहीं सख्ती से अपने नागरिकों, अन्य सभी नागरिकों के हित में जरूरत के मुताबिक फैसला लिया। तो संकट का काल कहीं न कहीं राज्य को पुनः स्थापित किया है और इसकी आवश्यकता को भी जताई है। राज्य के पुनर्स्थापित करने की यह प्रक्रिया संस्थात्मक वाद कहलाती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो यह पुनः वापसी के रूप में देखा जाता है, और राजनीतिक विश्लेषण का आधारभूत विषय के वापसी के रूप में भी। और उदाहरण के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि प्राधिकार के सामाजिक आधार एवं राजनीति के नैतिक आधार में देखा गया है। और इसके संदर्भ में यहाँ पर आप आधुनिकीकरण सिद्धांत को भी देखते हैं कि यह भी
हुई, निर्भरता सिद्धांत पर डिपेंडेंसी थ्योरी आपस में बढ़ी। यह भी कहीं न कहीं जो राज्य के प्रजातीयवाद थे तो उसको इससे नुकसान पहुंचा है और तृतीय विश्व को पश्चिमी विकास के प्रारूप को अपनाने की ओर कहीं न कहीं प्रेरित किया है। और इस संदर्भ में वर्तमान समय में राज्य उन्मुख विवेचन से निम्नलिखित बातें हम कह सकते हैं कि राज्य के प्राधिकार की परिधि और उसके आधार में विस्तार हुआ है। अनुभवी वो प्रतिदिन जीवन में सत्ता के केंद्र की खोज, न कि केवल सत्ता के प्रयोग पर केंद्रन। आज सिर्फ सत्ता के केंद्र की ही खोज नहीं की जाती, सत्ता कहाँ है, बल्कि सत्ता के प्रयोग कैसा होता है, लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इस संदर्भ में भी आज देखा जाता है। और सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो माइक्रो लेवल पर लोगों की स्थिति एवं निरंकुश सामाजिक क्रियाओं के प्रति सजगता एक तरह से कहीं न कहीं बढ़ती हुई दिखी है। और ईटावाद से परे सामाजिक पुनर्निर्माण के वैकल्पिक तरीके, ईटावाद इसको ईटाटिज्म भी कहते हैं। ईटाटिज्म यह हुआ कि समाजवाद का एक स्वरूप, उसी को कहा जाता है ईटाटिज्म। और समाजवाद के इस स्वरूप में राज्य के कुछ उद्योग और लोक सेवा पर जब नियंत्रण हो जाता है तो उसी को ईटावाद कहते हैं, ईटाटिज्म कहते हैं, जहां राज्य का नियंत्रण उद्योग पर स्थापित हो जाए, कुछ लोक सेवाओं पर नियंत्रण हो जाए। और कहीं न कहीं जब ऐसा होता है तो यह समाजवाद का स्वरूप होता है। लेकिन आज इससे कहीं ज्यादा आगे जाकर देखा जा रहा है और पुनर्विचार भी किया जा रहा है और राजनीतिक तौर पर कई तरह के पुनर्निर्माण की बात आज आप देख सकते हैं। वहीं एक विद्वान हुए जॉन डियर लॉब ने समाज के संदर्भ में विचारधारा को केंद्रित किया है और उन्होंने कहा है कि समाज केंद्रित विचारधाराओं की ब्रिटिश दृष्टि से आलोचना करके देखा जाए तो राज्य के पुनर्स्थापित करने की जब बात होती है वह 5 तरीकों के संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे निगमवाद में अध्ययन, नव मार्क्सवादी राज्य का अध्ययन, लोक चयन एवं सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यवादी परिप्रेक्ष्य, राज्य की नव अधिकारवादी आलोचना। तो यहाँ पर निगमवाद में अध्ययन, निगमवाद क्या हुआ? अगर हम निगमवाद की बात करें तो निगमवाद कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व की एक व्यवस्था है। इसमें जो इकाई शामिल होते हैं वे बाध्यकारी के रूप में होते हैं, श्रेणीबद्ध होते हैं और विभिन्न वर्गों के होते हैं और वे एक तरह से संगठित होते हैं। और इन श्रेणी के रूप में जो संगठित होते हैं, इन श्रेणियों को राज्य में मान्यता प्राप्त होती है। राज्य द्वारा निगम की स्थापना नहीं की जाती है, लेकिन राज्य उसे मान्यता प्राप्त करती है और उन्हें मोनोपोली नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसका नियंत्रण होता है और नेता के चयन, मांग, समर्थन, इस संदर्भ में भी उनकी भूमिका आपको काफी बढ़ी हुई दिखेगी। नव मार्क्सवादी का सिद्धांत देंगे तो मार्क्सवाद आरंभिक दौर का मार्क्सवाद और बाद का मार्क्सवाद आप देखें तो इसमें भी कई प्रकार के समय के साथ बदलाव देखने को मिलता है, लचीलापन दिखेगा जो कि समय के साथ ढलता हुआ प्रतीत होता है। लोक चयन एवं सार्वजनिक क्षेत्र अवस्था, लोक चयन में जैसे कि राज्य कुछ सही नहीं कर सकता, राज्य की भूमिका को कम करके देखा गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न लोगों को, सबों का भलाई हो, कैसे हो, इस ओर देखी जाने की कोशिश की गई है। और अंतर्राज्यीय संबंधों में राज्यवादी परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिला है। सभी देशों का अपना अपना हित होता है, उस संदर्भ में वे निर्णय लेने की कोशिश करते हैं और राज्य की नव अधिकारवादी आलोचना और इसका राजनीतिक प्रभाव कहीं न कहीं देखने को हर संभव मिलते रहा है। वहीं एक ऐसा भी दौर आया जब लगा कि राज्य की शक्ति को कम किया जा रहा है, तो राज्य की शक्ति को कम किया जाना कहीं न कहीं रूलिंग इट बैक। तो इस संदर्भ में एक विद्वान हुए बी गाय
पीटर्स वो ये कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों को नियंत्रित करना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और यह सही बात है, राज्य को कई रूपों में ऐसा लगता है कि बाजार अर्थव्यवस्था देखने के बाद या राज्य के स्वरूप देखने के बाद आपको लगता है कि राज्य को कई क्षेत्रों में कई रूपों में पीछे रह गया, लेकिन वहीं आपको यह भी लगेगा कि इसे फॉरवर्ड भी किया जा रहा है, राज्य को कई क्षेत्रों में आगे भी लाया जा रहा है। और सरकार खुद एक बहुत बड़ा आपको उद्योग के रूप में दिखती है, जहाँ की जो निरंतर आगे भी वृद्धि कर रही है, प्रगति कर रही है, विशेष करके विकासशील देशों में। तो यह राज्य आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में दिखती है, पूंजी के विस्तार के प्रधान के रूप में दिखती है, अर्थव्यवस्था के वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक होती है, वो मानव पूंजी को विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार की निश्चित रूप से वृद्धि हुई है और सरकार की वृद्धि, सरकार की भूमिका नागरिकों के जीवन पर काफी व्यापक असर डालती है, चाहे किसी भी तरह की बात हो। आप देखते हैं कि सरकार ने नोटबंदी कर दिया, तो नोटबंदी कर दिया, भारत की बात करें तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा। राज्य ने अपने अन्य सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया था कि इससे कहीं लगता है कि नकली नोट बाजार में आ गया तो उससे हमको सुविधा होगी, वो नोट बाहर चले जाएंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं सका, ये अलग बात है, लेकिन राज्य हमेशा अपने नागरिकों के लिए सोचती है। और हम जब भारत जैसे देशों में या अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में जब हम कभी कभी देखते हैं कि गरीबी अभी भी है, लोग बेरोजगारी की मार में झुलस रहे हैं, श्रमिक हैं वो भी तनाव में है, ऐसे नियोजित तौर पर लोगों को घटाया जा रहा है, कम कराया जा रहा है, तो उससे तनाव बढ़ रहा है, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न सब होता जा रहा है। तो ये सब कुपोषण की स्थिति दिखेगी आपको। सरकार ने यद्यपि की बुनियादी स्तर पर संरचना को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुई है और आगे भी बढ़ रही है, लेकिन भारत सहित कई अन्य गरीब देशों की बात करें तो कभी आपको लगता है कि आज की दुनिया में दीपी की उदारीकरण है, भूमंडलीकरण है, विनिवेशीकरण है, निजीकरण है, निगमीकरण है, सब चीजें। इन सबके बावजूद भी वे लोग किसी भी देश की स्थिति को पूर्णतः सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने में कहीं न कहीं आज भी नाकाम है। और उन सबके भरोसे कैसे छोड़ा जाएगा, तो कहीं न कहीं राज्य को आगे आना ही पड़ेगा और बिना राज्य के आगे आए पूरी व्यवस्था में कम से कम विकासशील देशों के संदर्भ में वे आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी बातें नहीं कही जा सकती है। अमेरिकी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल हर जगह कारगर साबित नहीं हो रहा है, अन्यथा आज 1991 के बाद से अब तक में भारत की स्थिति बदल चुकी होती है, भारत सहित अन्य कई देशों की स्थिति बदल चुकी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी राज्य के तौर पर स्थिति कहीं न कहीं वे संघर्ष से जूझते हुए दिख रहे हैं। विकासशील देशों के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ राज्य के जहाँ कई अधिकार दिखते हैं, अनेक अधिकार होते हैं, वहीं राज्य को भी कुव्यवस्था को दूर करने की, सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने की, निजी उद्योगों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्धारण करने की और बाजार के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेवारी होती है। पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेवारी निभानी चाहिए। इस संदर्भ में रिचर्ड सी बॉक्स कहते हैं कि विकासशील देशों में राज्य के संगठन किसी व्यवसाय की भांति नहीं चलाए जा सकते। सरकार के कार्यों को बाजार तक सीमित नहीं किया जा सकता। नागरिक को दिए जाने वाले उपभोक्ता भी मायने रखते हैं, उसको पूरी तरह बाजारीकृत नहीं किया जा सकता। वहीं मोहित भट्टाचार्य कहते हैं कि तृतीय विश्व पद्धति मूलक या सुव्यवस्थित व्यक्तिवाद के बजाय समन्वयात्मक समुदायवाद की तलाश में है। और इस संदर्भ में प्रभात पटनायक कहते हैं कि एक तरह का नए पैकेज के रूप में यह व्यवस्था, उदारवादी व्यवस्था जो है, यह राज्य को मानना यह सही बात नहीं होगी। जिससे उत्पादक और निवेशक के रूप में राज्य का पीछे हटना माना जाएगा। और विकास प्रक्रिया के राज्य के संदर्भ में वे कहते हैं कि पूंजीकरण का पीछे हटना तो जरूर होता है, लेकिन राज्य की बृहद पूंजी के समर्थक के रूप में एक वैकल्पिक भूमिका को भी आज यह प्रतिबिंबित करता है कहीं न कहीं। पश्चिम के जो उदारवादी विचारक पहले राज्य के महत्व को कम करके आंकते थे और उन्होंने भी शासन के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान देना शुरू किया। और इस संदर्भ में जैसे कानून की प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए, न्यायिक एवं व्यवस्थित संरचना का निर्माण, पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था, राज्य का हस्तक्षेप बाजार के अनुकूल होना, मानव संसाधन को सार्वजनिक नीतियों की प्राप्ति में सहायक बनना,
इस तरह की बातें दिखी जाती है। और हम देखते हैं कि नवउदारवादी आर्थिक रणनीति को किस तरह मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन में अपनाया, और वहाँ पर ट्रेड यूनियन हो या सामाजिक चार्टर हो, वह इस तरह से एक तरह का विरोध करता है और कहता है कि हम राज्य हस्तक्षेप, पूंजी और श्रम के मध्य अधिकाधिक सहयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि राज्य हस्तक्षेप की बात होती है, पूंजी और श्रम के मध्य सहयोग भी आज देखने को मिलता है, और विशेष रूप से वैसी वहां भी दिखने को मिली जहाँ की बाजार प्रतिस्पर्धा के बावजूद वृद्धि की है। और हालांकि जैसा कहते हैं कि बहुत से जैसे के अलावा अन्य आलोचक ये मानते हैं कि राज्य कहीं न कहीं एक बार से ये इतनी सारी भूमिका का निर्वाह करने के बावजूद कहीं कहीं राज्य की भूमिका पुलिस राज्य जैसे रूप में दिखती है, या दाई राज्य बनने के खतरे से गुजर रहा है राज्य। पुलिस राज्य का अर्थ ये हुआ कि कोई सरकारी संस्थान हो या जितनी भी सामाजिक समाज है या नागरिक समाज हो या स्वतंत्रता जैसी बात हो, इस पर कहीं न कहीं राज्य का अत्यधिक नियंत्रण हो जाना, यही हुआ पुलिस राज्य। और दाई राज्य, नैनी स्टेट, इसको एक तरह से संरक्षक राज्य कहते हैं कि वह यह भी हालांकि एक तरह से तानाशाही का ही परिचायक हुआ कि वह अपने संरक्षण में सबको रखना चाहता है और कहता है कि इसी में भलाई होगी, इसी में वृद्धि होगी। हम जैसे कहते हैं मेरा कानून मानो, मेरा बात मानो, और कहीं न कहीं यह विकास का एक नमूना हो सकता है, यह अलग बात है, लेकिन यह भी एक तरह का तानाशाही है। हालांकि कई राज्यों ने आज इसी नैनी स्टेट के दौर से कहीं न कहीं गुजरा है। सिंगापुर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो इस तरह की भी बातें आज देखने को मिलती है। और ब्रिटेन जैसे देशों में जैसे कि सुरूर लिखते हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए कठोर कानून बनाए तो गए, इसके साथ साथ कई तरह की अन्य प्रतिबंधों की भी बात देखी जाती थी। जैसे सामाजिक कोई दूसरे देश से लोग आए तो वहां पर उस पर विशेष प्रतिबंध ऐसी कोई बात, तो यहाँ पर इस तरह की बातें यदि होती है तो सामाजिक समस्याओं का तो उत्पन्न होना तय होता है। लेकिन वहीं पर राज्य का कहीं न कहीं एक तरह से दमनकारी स्वरूप भी प्रकट होता है, और इससे लगता है कि राज्य एक कठोर रूप में उभर रहा है। राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता है, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता है, तो कल्याण की वापसी हो जाती है। इसे कल्याण की वापसी विवाद करके भी भट्टाचार्य ने संबोधित किया। वहीं यूएनडीपी की 1997 का एक रिपोर्ट था जिसमें कहा था कि स्वीकृत राज्य ने मानव विकास में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर दिया है, गरीबी की दर बढ़ रही है और आर्थिक, सामाजिक अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, हर जगह राज्य यदि अपना हाथ खींचेगा, सुकड़ेगा, तो फिर स्वाभाविक है कि स्थिति ज्यादा खतरनाक होगी, चिंताजनक होगी। और यही चीज हर संदर्भ में देखी जाती है कि बेरोजगारी की बात हो या नौकरी में वृद्धि नहीं करने की बात हो, यहाँ पर इस तरह की बातें उभर कर सामने आती है। भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर राज्य के पीछे हटने संबंधी कोई बात नहीं दिखती है। इस संदर्भ में रजनी कोठारी ने कहा है कि आधुनिक समय में प्राधिकार या समाज के मध्य संबंधों के ढांचे में 3 प्रकार की अवस्थाएं दिखती है, तो कहीं न कहीं वही कहीं न कहीं विवादास्पद रूप में दिखती है। जैसे पहला है कि प्रत्येक प्रमुख न्यायिक राजनीतिक सत्ता में एक देशीय केंद्र उभरता है और इसी के इर्द गिर्द चारों ओर पहचान का निर्माण होता है, जहाँ की राजनीतिक विधान का निर्माण होता है। दूसरे के रूप में रजनी कोठारी कहती है कि नए राज्य केंद्र आवश्यक राजनीतिक रूप के केंद्र भाग बन जाते हैं और वो फिर राष्ट्र बन जाते हैं। यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों के रूप में वे प्रकट होते हैं, दोनों को परिभाषित करते हैं। तीसरे बात के संदर्भ में रजनी कोठारी कहती है कि राज्य ने परिधि पर रहने वाले लोगों की ओर विस्तार किया है और जो विपन्न है, आर्थिक सामाजिक संघर्ष में जूझ रहे हैं, वहां तक उनकी पहुंच बढ़ी है। तो इस संदर्भ में कहीं न कहीं समाज में मास लेवल पर एक राज्य के संदर्भ में एक अवधारणा उत्पन्न हुई है, समाज में एक रूपीकरण हुआ है, समाज का मानकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है और इस संदर्भ में शासकीय या नौकरशाही, वाणिज्यवादी, कल्याणकारी हर तरह का परिधि विस्तार देखने को मिलता है। 1930 में जॉन किन्स ने भी राज्य की मध्यस्थता के बाद इसके क्या लाभ होते हैं इसकी बात उन्होंने कही थी और किन्स का मानना था कि बाजार स्वसंगठित होने में समर्थ नहीं है। निजी अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक पूंजी लगाना
सार्वजनिक ढांचे में निवेश, निवेशकों के उपभोक्ता के विश्वास को बनाए रखना आदि कुछ ऐसे साधन सरकार के पास उपलब्ध हैं जिनसे कि बाजार अर्थव्यवस्था के नकारात्मक कार्यों को ठीक कर सकती है। इस प्रकार हम देखें तो बाजारीकरण के नकारात्मक पहलुओं के प्रति राज्य ही है जो कि उसकी सुरक्षा कर सकती है, उसकी निगरानी का कार्य करना पड़ता है, बाजार को ही करना पड़ता है और हस्तक्षेप भी बाजार को ही करना पड़ता है। इस संदर्भ में इसे बहुकार्य राज्य को होना ही पड़ेगा। और इस संदर्भ में समीर अमीन कहते हैं कि दो ही विकल्प की बात होती है, पहला या तो हम विश्व की संरचनात्मक अनुसरण प्रोग्राम की अधीनता को स्वीकार कर लें या फिर पारस्परिक सहयोग से एक बहुकेंद्रीय विश्व का निर्माण करें। इस संदर्भ में आप कोरिया का उदाहरण देख सकते हैं, जहां कि दक्षिण कोरिया में उत्तम रोजगार, बीमा, सार्वजनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा, जीविका सुरक्षा कार्यक्रम आदि कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए और ज्ञान के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी विकास किया गया। आप आज चाइना का उदाहरण देख सकते हैं, जो उन्होंने की दोहरी प्रगति एक तरह से दर्शाई है। साम्यवादी देश होने के बावजूद मुक्त बाजार नियम एवं नीति को अपनाया है, निजीकरण को अपनाया है, दूसरी तरफ इसने अपनी सामुदायिक विकास की संकल्पना को भी आगे बढ़ाया है। सामाजिक कृषि हो, लघु औद्योगिकी निरंतरता की इकाई को भी आगे बढ़ाकर अपने आप को कहीं न कहीं विकास के स्तर तक पहुंचाया है। प्रतिमान इन्होंने एक अपने में करा है। अगर हम तृतीय विश्व की राज्य व्यवस्था को देखते हैं, वहां पर आंतरिक दबाव एवं समस्या द्वारा किसी चीज को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अब ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का निर्माण किया गया। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि इसी ब्रेटन वुड की उपज विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि है, तो जो कि तृतीय विश्व पर एक तरह से थोपा गया दिखता है। और वहां पर ये संस्थाएं उच्च विकासशील देशों के संदर्भ में प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकती, उनका उत्थान नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए कहीं न कहीं उन्हें इन सबसे अलग एक अलग प्रशासनिक प्रतिमान की खोज करनी पड़ेगी, और जिससे कि उन विकासशील देशों के उद्देश्य पूरा हो। और हाँ कि वर्ल्ड बैंक या IMF के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर झुका हुआ दुनिया प्रतीत होती है, लेकिन यह एकमात्र हल प्रतीत नहीं होता। तृतीय विश्व के संदर्भ में आज भी राज्य को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया इस तरह अनुचित दिखती है और बाजार आधारित राज्य विकासशील देशों के लिए सहायक नहीं है, अभी तक नहीं हो सकी है। इन देशों में समानता और न्याय ही आदर्श रूप में दिखती है। सबसे वरीयता इस बात को देनी पड़ेगी और तभी वस्तु एवं सेवाओं के कुशल प्रतिपादक का परिमाण हमें दिखने की संभावना हो सकती है। राज्य की भूमिका सरकार के उद्देश्यों के लिए एक तरह से राजनीतिक प्राधिकार उपलब्ध करना होता है और यह बाजार अनुकूल एवं पूंजीवादी अनुकूल संस्थाओं को कम नहीं कर सकता है। व्यवस्थात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही कल्याणकारी राज्य की मूल महत्व के रूप में दिखती है। यही इसके बिना राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना संभव नहीं है। और हम यह भी देखते हैं कि एक सहभागी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता आवश्यक है और यह उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। इसे कानून के शासन के द्वारा सहमति प्रदान होती है और कुशल प्रशासनिक संस्थाओं की आवश्यकता कर्मिक विकास एवं वैश्विक दबाव के साथ सकारात्मक व्यवहार अपेक्षित है। दरअसल राज्य और बाजार दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों को सकारात्मक रूप से एक दूसरे से सहयोग करने की याद आवश्यकता है। जैसा कि पॉल स्ट्रेटन कहते हैं, मुद्दा यह नहीं है कि राज्य को समाप्त किया जाए और बाजार को स्थापित किया जाए। वास्तविक मुद्दा एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करने का है जिसका एजेंडा बहुत ही विस्तृत हो और जिसे विभिन्न प्रकार से निर्मित किया जाए, क्रियान्वित किया जाए। बाजार बनाम राज्य, मार्केट वर्सेज स्टेट के विवाद में वास्तविक राज्य न तो किसी ठोस प्रकार का और न ही उदार एवं परोपकारी नीतियों के दबाव में अभेदी व्यवस्था के अधीन होता है। राज्य न तो सार्वजनिक कल्याण और न ही व्यक्तिगत हितों का आशावादी होता है। व्यवहारिक तौर पर यही बात हमें देखने को मिलती है। विवादों के निपटारे विभिन्न समूहों के मध्य मोल तोल आदि की बातें बनाए रखने के लिए राज्य की ही प्रधानता देखी जाती है और राज्य को शक्तिशाली बनाए रखना कई एक मायनों में आवश्यक है।